और आप देख रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम सांझी विरासत न्याय अध्याय। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का श्रीलंका का ये दौरा सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक और सामरिक संवाद भी है। भारत और श्रीलंका के रिश्तों को नई परिभाषा ये गढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं और लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच चुके हैं अनुराधापुरा, और वहां पर पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया और तमाम जो गणमान्य लोग थे वो पहुंचे। प्रधानमंत्री का वहां का जो नेवल बेस पे वो पहुंचे अनुराधापुरा के, तो वहां पर उनका स्वागत करने पहुंचे। बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री की श्रीलंका की यात्रा, जिसके आज आखिरी पड़ाव में वो अनुराधापुरा जो वहाँ की प्राचीन नगरी है वहाँ पर पहुंचे हैं। आपकी अनुमति से अगर मतलब अनुराधापुरा के बारे में एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि आखिर कैसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सम्राट अशोक के पुत्री जो संघमित्रा थी वो 3 शताब्दी ईसा पूर्व के समय में वहाँ पहुंची थी, और भारत का जो गया में महाबोधि का जो वृक्ष है जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसकी वो एक शाखा लेकर गई थी श्रीलंका के अनुराधापुरा में। उस वक्त के वहाँ के राजाओं ने उनका स्वागत किया था और वहाँ पर उन्होंने उस वृक्ष को रोपित किया था। तो जिस बात का जिक्र आप कर भी रहे थे जया कि वो अपने आप में दुनिया के जो प्रामाणिक इतिहास मौजूद है उसमें किसी व्यक्ति के द्वारा रोपित पौधा जो आज भी जीवंत है वो अपने आप में सबसे पुराना पौधा है इतिहास में, जो जिसके बारे में ज्ञात है। ऐसे में भगवान बुद्ध के द्वारा जो उनके जो तमाम जो संस्मृत है, उनकी जो बातें हैं, जो उनके उपदेश थे, उसको प्रसार करने के लिए जब वो श्रीलंका पहुंची तो उनका स्वागत हुआ था। और तब से लेकर अब तक एक तरीके से उस पवित्र वृक्ष की मौजूदगी वहां पे है। कई ऐसे उतार चढ़ाव वाले समय आए जब प्राकृतिक तौर पे उस वृक्ष को नुकसान भी पहुंचा, कई उतार चढ़ाव के दौर भी देखे हैं उस पवित्र मठ में यहाँ पे, लेकिन बावजूद उसके आज भी अनुराधापुरा अपने आप में भारत और श्रीलंका के बीच में बौद्ध कनेक्ट को लेकर एक बड़ा आयाम लगातार बना हुआ है। बिल्कुल, और कई ये जो नगर है वो कई शताब्दियों तक बौद्ध धर्म के थेरवाद संप्रदाय का केंद्र भी रहा है और सबसे प्राचीनतम राजधानियों में से रहा है। और श्रीलंका की जो सभ्यता रही है, जो उसकी प्राचीन सभ्यता, जो उसका इतिहास रहा है, उसके भग्नावशेष यहाँ पर सुरक्षित रखे गए हैं। और साथ ही जयश्री महाबोधि मंदिर में भी प्रधानमंत्री आज जाएंगे, और जो वहाँ जहाँ पर महाबोधि का एक जो पवित्र वृक्ष है और एक गौतम बुद्ध से जुड़ी सबसे करीबी प्रामाणिक जीवित कड़ी है, और इसकी तारीख करीबन 2 सहस्राब्दी से भी पुरानी है। करीब 2600 साल पहले गौतम बुद्ध भारत के बोधगया में निरंजन नदी के तट पर उस वृक्ष के सहारे अपनी पीठ के बल पर बैठे थे, ऐसा कहा जाता है। और जब वो वृक्ष के सामने बैठे थे तभी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसीलिए ये दोनों ही स्थान बेहद करीब हैं, और भारत और श्रीलंका के जो बेहद ऐतिहासिक संबंध हैं वो और प्रगाढ़ होते हुए, और जो चीज़ें प्राचीनतम ऐसे अध्याय हैं इतिहास में जो दोनों देशों को जोड़ते हैं, उसकी एक झलक, उनका प्रमाण आज हम देखेंगे प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंचेंगे। बिल्कुल, और कुछ समय पहले और अनुराधापुरा से महाबोधि जो वृक्ष है उसकी भी शाखा वापस से हिंदुस्तान गया पहुंची और वहां पे उसको भी एक तरीके से रोपित किया गया। तो ये एक तरीके से प्राकृतिक जुड़ाव भी कहा जा सकता है, जो सदियों पुराना जो जुड़ाव है वो लगातार दोनों देशों के बीच में संपर्क का एक बड़ा आधार लगातार बना हुआ, और उसी ऐतिहासिक आधार पे मौजूदा वक्त में कैसे उसको पुनर्स्थापित करने का प्रयास प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से हो रहा है। क्योंकि कोलंबो तक सीमित न रह के प्रधानमंत्री अनुराधापुरा अगर जाते हैं तो इसके कई मायने हैं। 2 खास मेहमान लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे इस विषय को हम विस्तार देने की कोशिश भी कर रहे हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा मिस्टर गोयल भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी, क्योंकि कोलंबो तक सीमित रहता अगर प्रधानमंत्री का ये दौरा तो शायद इस वक्त हम और आप ये चर्चा नहीं कर रहे होते, लेकिन अनुराधापुरा तक प्रधानमंत्री की इस यात्रा के मायने अलग हैं। ये सिर्फ 2 देशों के सांस्कृतिक संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके वैश्विक निहितार्थ भी निकालने के अपने आप में कई संदेश जाते हैं। आपको लगता है कि उसको समझने के लिए किस प्रकार से देखना होगा इस पूरे दौरे को? प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी, आप देखें, फिर जैसे मैं पहले कह रहा था कि भारत पहले उदाहरण पेश करता है, तो पिछले 10 वर्षों में आपने देखा होगा कि भारत भी जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग संगठनों की मेजबानी करता है भारत में, तो केवल वो नई दिल्ली तक सीमित नहीं रहता, वो अलग अलग शहरों में जाकर वो बैठकें होती हैं, अलग अलग जगह से एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग पहचान बनाते हैं अपनी। न केवल वो राष्ट्राध्यक्ष या अफसर या मंत्री जो वहां बैठक में आते हैं, बल्कि
पत्रकारों के जरिए, टेलीविजन के जरिए पूरा विश्व उन शहरों से वाकिफ होता है। ठीक उसी तरह से जब दूसरे देश में भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं तो शायद कुछ हद तक दूसरे देश कोशिश करते होंगे, या शायद भारत की ओर से भी ये कोशिश होती होगी कि केवल राजधानी तक ही सीमित ना रहकर उनके जो दूसरे शहर हैं, दूसरे क्षेत्र हैं जिनका खासकर ऐतिहासिक महत्व है, जैसे हम बात कर रहे हैं अनुराधापुरा की, जो इतिहास में राजधानी भी रहा श्रीलंका के आने पहले राजाओं की, तो उसका जो ऐतिहासिक महत्व है, उसके अलावा जो उनका बौद्ध धर्म की वजह से जो वहाँ की जुड़ाव है भारत से, वो भी सामने आता है। तो किस तरह से आप इन चीजों को प्रदर्शित करते हैं कि अलग अलग तरीके से श्रीलंका का इतिहास, वहाँ का समाज भारत के इतिहास से, भारत के समाज से जुड़ा हुआ है, और वो तालमेल जुड़ाव केवल राष्ट्र अध्यक्षों की राजनीतिक तक सीमित नहीं है, बल्कि संस्कृति में है, लोगों का है, रीति रिवाजों, परंपराओं में, भाषाओं में अलग अलग तरह से दो समाज जुड़े हुए हैं। यदि आप वो सामने प्रदर्शित करते हैं और उसको एक तरह से सेलिब्रेट करते हैं, तो आपको जो आज की जरूरतें हैं, आज की तालमेल बनाने की जो पहल है, उसको बनाने में आसानी भी होती है और उसको आगे बढ़ाने में भी सहूलियत हो जाती है एक तरह से। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जैसे समय बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसका निवेश कहाँ कहाँ करना है, किस किस काम के लिए करना है, वो बहुत सोच समझ कर उसको किया जाता है। इसलिए यदि आप लगातार भारत के प्रधानमंत्री को इस तरह के सांस्कृतिक स्थलों पर जाते हुए देखते हैं, तो जाहिर है कि उसके पीछे सोच यही है कि संस्कृति का और भारतीय मूल का जो लोग वहाँ हैं और दूसरे जो देशों के समाज हैं, उनको जोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश है। जी, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी, आप जो बात कह रहे थे, इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक फ़ोटो शेयर की है और वो अनुराधापुरा से है। उन्होंने लिखा है, उस फोटो में उन्होंने जो राष्ट्रपति दिसानायके उनके साथ वो अपने वाहन में मौजूद हैं और दोनों ही नेता बहुत खुश मिजाजी से हंसते हुए एक दूसरे को देख रहे हैं। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री लिखते हैं, इन अनुराधापुरा विद माई फ्रेंड प्रेसिडेंट अनुरा कुमार दिसानायके। तो ये जिस बात का हम जिक्र अभी कर रहे थे आप लोगों से कि कैसे नए लेवल पे एक दोस्ती भारत और श्रीलंका के बीच पहुंची है और नई समझ एक तरीके से उत्पन्न हुई है, वो प्रधानमंत्री के इस एक्स पे सोशल मीडिया पे इस तस्वीर को साझा करने से भी दिखाई पड़ती है। जया, ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें, इसको भी अभी कुछ देर में हम दर्शकों के साथ साझा भी करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से एम्बेसडर गोयल, जब हम बात कर रहे हैं सांस्कृतिक कनेक्ट की, पीपल टू पीपल कनेक्ट की, कैसे आप देखते हैं कि जो चीज़ें आज संस्कृति को एक सॉफ्ट पावर के रूप में एक पहचान मिल रही है और जो चीज़ें कभी उपहास का केंद्र रहती थी, आज वो वैश्विक मंच पर भारत की एक अलग पहचान बना रही है। भारत की शास्त्रीय कलाएं हैं, भारत के उत्पाद हैं, भारत की संस्कृति है, भारत का इतिहास है। आज वही इतिहास 2025 में भारत को पूरे विश्व के साथ जोड़ रहा है और जो भारतीय मूल के लोग आज पूरे विश्व में मौजूद हैं, इस संस्कृति के जरिए ही एक बार फिर भारत से कनेक्ट कर रहे हैं। जी, देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री मोदी, मैं उनके 2014 में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में आप देख रही हूँ कि उनका जो भी एक कोई दौरा हो या कोई भी मैसेजिंग हो, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सिंबलिज्म होता है। तो अगर यहाँ पर वो श्रीलंका में कोलंबो गए, कोलंबो के बाद में अनुराधापुरा में गए और वहाँ पर जाकर के महाबोधि विहार में जाकर के मॉन्क्स के साथ में पूजा कर रहे हैं, एक बड़ा सिंबलिज्म सामने आ रहा है। वो जो सिंबलिज्म है वो सांस्कृतिक भी है और वो हिस्टोरिकल भी है। अगर जो ओपन सोर्सेज हैं वो माना जाए हिस्ट्री के बारे में, तो अनुराधापुरा एक सिंघलिज डायनेस्टी की फाउंडेशन रही है। 6th सेंचुरी BC में प्रिंस विजय गए यहाँ से, कलिंगा से। तो जो स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है कि चाहे बेशक राजधानी अभी कोलंबो हो, लेकिन जो सिंघलीज एम्पायर है, जो सिंघलीज हिस्ट्री है, वो शुरू होती है अनुराधापुरा से। तो प्रधानमंत्री मोदी जो है वहाँ पर गए हैं जहाँ से सिंघलीज एम्पायर की, जहाँ से सिंघलीज सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। उस सिंघलीज सिविलाइजेशन को बाद में इंटरेक्शन हुआ हमारी जो साउथ इंडिया से, तमिलनाडु वगैरह से, मद्रास वगैरह से, और आगे बढ़ी वो। लेकिन ये शुरुआत है और ये एक जो सिविलाइजेशनल तौर पर
उनकी जो मैसेजिंग जा रही है, सिंबलिज्म जा रही है कि 6th सेंचुरी BC में भारत और श्रीलंका साथ थे। अभी 22nd सेंचुरी है, ये 21st जी, मैम सॉरी जी 21st सेंचुरी है, और वहाँ पर भी हम साथ हैं। और इस साथ में जो एक सफ़र है कोलंबो, अनुराधापुरा से लेकर के कोलंबो तक का, वो जो मॉडर्नाइजेशन का सफ़र है, जो लोगों के लिए सोलर प्लांट बनाए रूफटॉप, जो ये रेलवेज का कनेक्टिविटी बन रही है, एनर्जी की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, कि इन सब चीज़ों को लेकर के भारत और श्रीलंका इस पूरी यात्रा में शुरू से लेकर के अब तक साथ हैं, और एक उम्मीद जगा रहे हैं कि हम हमेशा साथ में रहेंगे। और उस साथ में, उस सहयोग में अनुराधापुरा का सांस्कृतिक तौर पर, कोलंबो का व्यापारिक तौर पर, सिक्योरिटी के तौर पर, सबका मिलकर के जो साथ है, उसी साथ की वजह से हम आगे बढ़ पाएंगे। ये तो एक बहुत भारी सिंबलिज्म है ये, और हमें इसके ऊपर ध्यान देना होगा। जी, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी, आपको लगता है कि जब इस प्रकार की महत्वपूर्ण यात्राएं होती हैं तो ये सरकारों तक सीमित ना रहकर लोगों के साथ कैसे जुड़ाव का एक बड़ा आधार बने? प्रधानमंत्री की सोच में ये हमेशा रहता है, और इस मौजूदा दौरे में भी वो एक प्रमुख आधार दिखाई पड़ रहा है कि लोगों के साथ भी संपर्क का एक बड़ा आयाम खुलता नजर आए। और अगर ये खुलता है तो इसके आर्थिक पहलू भी होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि श्रीलंका की जो अर्थव्यवस्था है उसमें पर्यटन एक बड़ा एक आधार देता है, उसको संबल देता है। ऐसे में अगर इस प्रकार का जुड़ाव होता है, नई जगहों तक प्रधानमंत्री जाते हैं, इसकी इन शहरों की चर्चा होती है, तो लोगों के जाने में भी संख्या बढ़ेगी। इसका फायदा आर्थिक तौर पे भी श्रीलंका को मिलेगा। तो ये जो सोच है प्रधानमंत्री की, हर एक विदेश दौरे में दिखाई पड़ती है हमको अक्सर, वो इस दौरे में भी दिखाई पड़ रही है। का पर्यटन बढ़ाने की विकास की कोशिश हो या फिर व्यापार और निवेश को बढ़ाने की कोशिश हो, उसमें भी आप देखते हैं कि लगातार ये कोशिश है दोनों तरफ से, श्रीलंका की तरफ से और भारत की तरफ से, कि आपस में हिस्सेदारी साझेदारी बढ़नी चाहिए। और खासकर यदि आर्थिक संकट की आज बात करते हैं तो दोनों देश, भारत और श्रीलंका जो हैं, वो राष्ट्रपति ट्रंप जो अमेरिका के हैं, उनकी जो टैरिफ्स बढ़ाने की लगातार कोशिश है, उससे जूझने में बिल्कुल उनका ध्यान है। इसलिए आप देखें, श्रीलंका के ऊपर राष्ट्रपति ट्रंप ने 44% के टैरिफ बढ़ाए हैं, जो उनके लिए चिंता है। और यदि भारत से तालमेल और व्यापार और निवेश बढ़ता है तो उनको उस संकट से उभरने में सहायक हो सकता है वो। इसलिए आपस में तालमेल दोनों देशों के लिए बेहतर है। पर उसके साथ साथ आप देखें कि पूरे क्षेत्र में जो तालमेल, इन दोनों देशों की दोस्ती से जो क्षेत्र पर असर आता है, वो भी बहुत ही मुझे लगता है सकारात्मक है उसमें। तो इसलिए अलग अलग तरह से जो चिंताएं हैं दोनों देशों की, चाहे वो अति आधुनिक तकनीक को लेकर अलग अलग क्षेत्र में विकास करने की कोशिश हो, और ये जो समाजों को उसमें जोड़ा जाता है, उसके पीछे सोच यही है कि देखिए, सभी देश लोकतांत्रिक हैं इस क्षेत्र में आज, और प्रधानमंत्री मोदी मानते हैं कि हो सकता है कि अलग अलग देशों में आने वाले समय में, आने वाले दशकों में नेतृत्व में बदलाव हो सकता है। इसीलिए वो न केवल 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं। आपको याद होगा, एक इंडिपेंडेंस डे स्पीच में उन्होंने आने वाले 1000 वर्ष का भी जिक्र किया। तो किस तरह से विकास, तालमेल, साझेदारी लगातार भविष्य में बनी रहे और विकास होता रहे, इसीलिए केवल राष्ट्र अध्यक्षों के व्यक्तिगत तालमेल तक सीमित नहीं रहना चाहते। वहां पर जरूरत है उसकी, वहीं से साकार जो आपको दिशा निर्देशन मिलेगा वहीं से मिलेगा। पर आपको जो सोच है उसको जमीन पर उतारने के लिए समाजों को जोड़ना होगा। इसीलिए लगातार ये कोशिश है कि सांस्कृतिक नजरिए से, आर्थिक नजरिए से, पर्यटन के नजरिए से, अलग अलग तरीके से लोगों को भी इसमें किस तरह से आपस में जोड़ा जाए, ताकि दोनों तरफ से समाजों को लगे कि उनका विकास जुड़कर काम करने में है। और यदि इस तरह से एक तरह से आप फाउंडेशंस बना सकते हैं, तो उसके बाद फिर आपका तालमेल, दोस्ती जो है वो तेजी से आगे बढ़ेगी और लगातार बनती रहेगी। इसीलिए आप देखें कि इस वक्त श्रीलंका में न केवल दोस्ती की सोच साझा हो रही है, जैसा आपने हाल ही में एक तस्वीर का जिक्र किया प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति देशनायके की, अभी अनुराधापुर से जो आपने कहा एक्स पर तस्वीर आई है, वो एक कोशिश ये है कि दोस्ती न केवल बनाई जाए पर उसका प्रदर्शन भी किया जाए, जिसका पूरे क्षेत्र पर असर होता है कि किस तरह से दो नेताओं का तालमेल अच्छा है।
और उसके चलते देशों का तालमेल अच्छा है और दोनों को लगता है कि साझेदारी से विकास हो सकता है दोनों देशों का। बिल्कुल, आप जिस तस्वीर का जिक्र कर रहे हैं सर मुझे, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब देशों के प्रमुख आपस में एक उनकी बेहतर केमिस्ट्री होती है, तो जो तमाम दशकों पुरानी जो अड़चनें होती है ना, वो यूं ही खत्म होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो जो ट्रांसलेशन टॉप लीडरशिप का होता है संबंधों को बेहतर करने को लेकर, वो नीचे तक होता हुआ दिखाई पड़ता है। और ये अपने आप में इसका हमने कई बार उदाहरण भी देखे हैं, जिसका बहुत फायदा विदेश नीति के लेवल पे और देशों के संबंधों को बेहतर करने में मिलता रहा है। बिल्कुल, पर्यटन का यहाँ पर जिक्र प्रोफेसर स्वर्ण सिंह ने किया और हम भी लगातार पर्यटन बात करें कि पर्यटन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होगा जो दोनों देशों के रिश्ते को और प्रगाढ़ करेगा। एम्बेसडर गोयल, हमने देखा कि जो रिलीजियस धार्मिक पर्यटन है वो बेहद प्रमुखता से उभर कर आया बीते 10 वर्षों में। हम बात करें रामायण सर्किट की, बौद्ध सर्किट की, यहाँ पर जिस तरह से कनेक्ट करने का प्रयास है इन तमाम सर्किट्स को, और जो तमाम पवित्र स्थल रहे हैं, बौद्ध धर्म की यहाँ पर बात हो रही है, कैसे श्रीलंका का जो ये महाबोधि मंदिर है, गया का महाबोधि मंदिर जो कनेक्ट है, वो भी साफ तौर पर नजर आता है। किस तरह से देखते हैं ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनकर उभर सकता है? संस्कृति से इतर हम विभिन्न गंभीर विषयों पर हम नजर डालें तो ये एक ऐसा क्षेत्र होगा जिससे दोनों देशों को काफी लाभ होगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही है। ये धार्मिक पर्यटन पिछले 10 साल में ही नहीं, मैं पिछले 20 साल से देखता आ रहा हूँ कि पहले से काफ़ी बढ़ता चला आ रहा है। ये एक अभी रामायण सर्किट शुरू हुआ, उससे पहले बुद्धिस्ट सर्किट था, उससे पहले नेपाल को लेकर के सीतापुर को मिला करके एक जो सर्किट बना था टूरिज्म सर्किट, वो रामायण सर्किट का हिस्सा बन चुका है अब तक। कुछ भी वजह रही हो, लेकिन पिछले 20-30 साल में लोगों का इस तरह के धार्मिक पर्यटन में रुझाव काफ़ी बढ़ा है। और उस रुझाव के बढ़ने की वजह से ये एक जो लोगों को इकट्ठा लाने का काम है, इकोनॉमिक तौर पर पर्यटन को बढ़ाने का काम है ये, तो इसमें इस तरह के सर्किट बनने से काफ़ी फ़ायदा भी है और काफ़ी एक तरह से अच्छा भी लगता है कि लोग साथ में आ रहे हैं, उन लोगों के जरिए देश भी साथ में आ रहे हैं। हमने बुद्धिस्ट सेमिनार, जब मैं ICCR में था तो बुद्धिस्ट सेमिनार या मॉरिशस के साथ में हमने रामायण के ऊपर प्रोग्राम किए। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी अच्छी रहती हैं दोनों देशों को साथ में लाने के लिए और लोगों को साथ में लाने के लिए। अब जैसे एग्जांपल देता हूँ, बोध गया में इस समय ज़्यादातर लोग जो आते हैं वो धार्मिक पर्यटन के लिए श्रीलंका से आते हैं, ज़्यादातर श्रीलंका के हैं और थाईलैंड से आते हैं। तो इन सब को मिलकर के जो दोनों देशों के फिर वो जो यादें लेकर के जाते हैं कि वहाँ पर ये उनको सुविधा मिली, तो दोनों देशों के संबंध बढ़ाने में और दोनों देशों के आर्थिक विकास के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होते हैं। जी जी प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, यहाँ पर कई महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको लेकर लगातार चर्चा भी रही है भारत और श्रीलंका के बीच, और इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया। वहाँ की विकास परियोजनाओं में समर्थन देने के साथ साथ एक मछुआरों का मुद्दा था, उसको लेकर भी उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री बात करेंगे और प्रधानमंत्री ने कहा कि काफ़ी संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे को देखने की ज़रूरत है। किस तरह से लगता है आपको कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो कि जिनके समाधान को लेकर काफ़ी अहम साबित होगी प्रधानमंत्री की यात्रा? मुझे लगता है इस यात्रा में जो व्यक्तिगत तौर पर जिसको हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं वो तालमेल तो तस्वीरों में जाहिर है, पर यदि कोई एक खास टिप्पणी मुझे लगता है कि अहम लगती है मेरी अपनी सोच में, वो ये कि राष्ट्रपति देशनायके ने फिर से इस बात को दोहराया है। पहले वो दिसंबर की यात्रा में भारत आए, तब भी उन्होंने इस बात को कहा था। आज श्रीलंका की भूमि से उन्होंने ये फिर से दोहराया कि वो पूरा एक तरह से कोशिश करेंगे या एक तरह से प्रॉमिस करते हैं कि श्रीलंका की भूमि का भारत के हितों के विरोध में कभी भी किसी को भी इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तो चाहे वो सुरक्षा के नजरिए से देखें या विकास के नजरिए से देखें, मुझे लगता है अपने आप में एक अच्छी प्रस्तावना है उनकी तरफ से ये कि वो कैसे समझते हैं कि जो सेंसिटिविटी जो प्रधानमंत्री अक्सर बात करते हैं कि वो बहुत जरूरी होती है आपस में रिश्ते अच्छे बनाने के लिए, वो ये एक तरह से प्रदर्शन है उसका कि भारत किस किस बात पर थोड़ा सेंसिटिव हो सकता है और बिना ये मांगे एक तरह से जो प्रॉमिस अपनी तरफ से वो देते हैं कि वो गारंटी करेंगे कि
उनकी भूमि का इस्तेमाल कभी भी भारत के हितों के विरोध में ना हो, किसी कोई दूसरे देश की वजह से, जब अपने किसी दूसरे घटक या दल की वजह से। तो ये मुझे लगता है अपने आप में एक संकेत है कि किस तरह से जो आपसी विश्वास है, चाहे वो नेताओं के स्तर पर हो, राजनीतिक दलों के स्तर पर हो। मैंने कहा कि जो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने सजित प्रेमदासा से भी मुलाकात की, जो ऑपोजिशन लीडर हैं, तो ये तालमेल जो है आपस में विश्वास जिससे बढ़ता है, वो चाहे आम नागरिकों का हो यात्राएं करके धर्मस्थलों की, या फिर राष्ट्र अध्यक्षों का हो, इस तरह से जो टिप्पणियां सामने आती हैं, बातचीत सामने आती है, उसमें मुझे लगता है वो सबसे बड़ी एक तरह से टेक अवे है, वो सबसे बड़ा एक तरह से खास नतीजा कह सकते हैं इस तरह की यात्राओं का, कि यदि विश्वास बनता है आपस में समाजों का और नेतृत्व का, तो चिंताएं जाहिर है कि कम होती हैं, और यदि कोई अटकलें आती हैं, जैसे एम्बेसडर गोयल ने अभी कहा, तो उनको हटाने में बहुत आसानी होती है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी, एक चीज़ और, क्योंकि अभी हमने मशवरों को लेकर जिक्र किया, आपने बेहतरी से उस बात को आगे रखा, लेकिन भारत के अपने कंसर्न्स श्रीलंका के साथ में किस प्रकार से रहे, इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने कल अपने संबोधन में किया। और संविधान को पूर्णतः लागू करने की बात जो लंबे समय से भारत कहता रहा है, उसको कल भी प्रधानमंत्री ने रखा है। आपको लगता है कि ये भी एक ऐसा विषय है जिसको लेकर मौजूदा वक्त में, जब दोनों नेताओं की तमाम विस्तार से तमाम मौक़ों पे बातचीत हो रही है इन 3 दिनों में, इस विषय पे आगे बढ़ने का एक बेहतर वक्त है, एक समझ को बेहतर आगे बढ़ाने का वक्त है? बिल्कुल आरेंद्र, जितनी भी धाराएं हैं उसमें कुछ खास धाराओं पर लगातार 2 दशक से बात होती रही है। उसकी और संकेत किया प्रधानमंत्री ने कि उनका इम्प्लीमेंटेशन पूरे वर्ड एंड स्पिरिट के नजरिए से होना चाहिए। और हाँ, मछुआरों की भी बात की और कहा कि एक मानवीय नजरिए से उनको देखना चाहिए। यदि कोई सीमाएं लांघ भी जाते हैं तो उनको किस तरह से रख रखाव उनका होगा, किस तरह से वापस उनके देश भेजा जाएगा, ये एक तरह से ह्यूमैनिटेरियन तरीके से उसको सुलझाने की कोशिश होनी चाहिए श्रीलंका की। और खासकर आप देखें, आज ही इतना हेक्टिक शेड्यूल है प्रधानमंत्री का कि वो वहां से आज तमिलनाडु आने वाले, और वहां पर भी कितनी अलग अलग योजनाओं का और धार्मिक स्थलों पर उनकी यात्रा आज होने वाली है तमिलनाडु में। वो भी एक सीधा संकेत है कि हमारे 2 समाज, जो भारतीय मूल के तमिल समाज की बात है, वो श्रीलंका में भी है और भारत में भी है जी। तो वो भी एक तरह से बहुत बड़ा सांकेतिक उसका महत्व हो जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री वहां से सीधा अनुराधापुरा से दिल्ली नहीं आ रहे हैं, वो पहले तमिलनाडु में कुछ इस यात्रा का जोड़ेंगे, उसमें अलग अलग विकास की योजनाओं में, धर्मस्थलों पर वो जाएंगे। तो वो भी संकेत हो जाता है एक तरह से कि किस तरह से 2 देशों को जोड़ने का क्या सोच है, क्या तरीका है, क्या नजरिया है। तो मुझे लगता है कि हाँ, भारत ने जो सामाजिक तौर पर हमारे जो कंसर्न्स हैं, मछुआरों को लेकर हो, वहाँ जो रहने वाले भारतीय मूल के तमिल लोग हैं उनको लेकर हो, जाहिर है कि उन्होंने उस बात को भी आपस में साझा किया। और यदि आप बॉडी लैंग्वेज को देखें तो मुझे लगता है कि आपस में तालमेल अच्छा ही होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और ये अपने आप में दिखाता है कि कैसे नए दोस्ती के नए आयाम में नया श्रीलंका नई सोच के साथ नए भारत के साथ मिलकर कदम ताल करता हुआ आगे बढ़ने को तैयार है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी, आपको हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, हमारे साथ जुड़े, आपने विस्तार से तमाम विषयों पे बातचीत रखी। लेकिन अन्य मेहमानों के साथ हमारा ये बातचीत का सिलसिला लगातार जारी रहेगा और हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की ये जो यात्रा है ये लगातार जारी है और इससे जुड़ी पल पल की खबर और तस्वीरें आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं सांझी विरासत नया अध्याय। प्रधानमंत्री इस वक्त अनुराधापुरा पहुंच चुके हैं। श्रीलंका के जो उनका दौरा है उसके अंतिम चरण के तहत बेहद महत्वपूर्ण है
और हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं लगातार इस बेहद अहम कार्यक्रम में चर्चा के लिए। लगातार कैसे श्रीलंका के साथ रणनीतिक साझेदारी का एक नया अध्याय यहाँ पर भारत की ओर से लिखा जा रहा है, उसी की एक झलक हम लगातार देख रहे हैं। और संस्कृति कितनी महत्वपूर्ण है इस रिश्तों को, इन रिश्तों को और प्रगाढ़ता और गर्माहट देने में, इसकी भी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। अतुल अनेजा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही डॉक्टर श्वेता सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय और विदेश मामलों के विशेषज्ञ अतुल अनेजा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही सुरेश कुमार गोयल, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक और पूर्व महानिदेशक ICCR भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। अतुल जी, आपसे शुरुआत करते हैं। लगातार प्रधानमंत्री की जो श्रीलंका यात्रा है, हमने जैसे जिक्र किया कि इसके पहले 2019 में प्रधानमंत्री ने श्रीलंका की यात्रा की थी और अब 2025 में प्रधानमंत्री की यात्रा, कितना बड़ा बदलाव हम देखते हैं, कितने और एक मजबूत विजन के साथ और प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचे हैं। और बीते 2 दिन में और आज के जो अहम कार्यक्रम हैं, किस तरह से ये दोनों देशों के रिश्तों को और ज़्यादा प्रगाढ़ता देते हुए नजर आते हैं? जया जी, थोड़ा हमें इसमें कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा कि आज ये जो विज़िट अभी हो रहा है। 2019 में श्रीलंका में चर्च अटैक्स हुए थे, टेरर अटैक्स हुए थे, जिसमें भारत का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा और लोगों ने वहाँ पर उसको समझा कि किस तरह से भारत की आउटरीच रही। फिर कोविड के समय में फिर एक पीपल आउटरीच रही, जब हमने श्रीलंका की जो सहायता की, कोविड की जो महामारी थी उसके खिलाफ एक जो जंग छिड़ी थी, उसमें हम बिल्कुल श्रीलंका के साथ थे। लेकिन मुझे लगता है 2022 एक पिवटल मोमेंट था, जब एक तरह से बिल्कुल इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ श्रीलंका जा रहा था और भारत ने मदद की थी उस टाइम पे। 4.2 बिलियन, $4.2 बिलियन कोई कम अमाउंट नहीं होता। एनर्जी की वहाँ पर इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी, इंडियन ऑयल वगैरह सब ने पहुँचा, तो वो जो राहत एक तरह से बेल आउट किया भारत ने श्रीलंका का, उसका जो इम्पैक्ट हुआ है वो पूरी जनसंख्या पे हुआ है। एक लोगों की जो परसेप्शन है भारत के बारे में, उसमें बदलाव आया है। तो आज जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे हैं, ये इस बदलाव की स्थिति में भेजे, जब लोगों का माइंडसेट बिल्कुल बदल चुका है। जो पहले एक तरह से एक ओपिनियन होती थी कि भारत एक बिग ब्रदर की तरह है, वो सब बदल चुकी है। अक्रॉस द बोर्ड एक कंसेंसस है। तो आज जब प्रधानमंत्री बात करते हैं रिकन्सिलिएशन की, कि तमिल और सिन्हाला कम्युनिटीज़ में रिकन्सिलिएशन हो, तो उसका मैसेज जो है बहुत पॉजिटिवली और रिसेप्टिवली होता है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बदल चुका है। तो यही हम बात देखते हैं, चाहे वो सांस्कृतिक विषयों की बात हो, अनुराधापुरा में विज़िट हो। तो ये जो रिलेशनशिप है, इसको हमको रीइमेजिन करने की ज़रूरत है। ये अब वो नहीं रहा जो पहले विज़िट्स प्रधानमंत्री के थे। इसमें एक पूरा ही एक नए लेवल पे ये विज़िट चल रहा है और इसका असर सिर्फ श्रीलंका पे नहीं होगा कि भारत एक विश्व मित्र की तरह है, वो उसका उदाहरण सामने हमको नज़र आ रहा है। वही चीज़ देख रहे होंगे इस वक्त लोग, चाहे वो मालदीव्स हो, चाहे वो म्यांमार हो, जहाँ पर ऑलरेडी हम रिलीफ ऑपरेशन ब्रह्मा के थ्रू कर रहे हैं। तो एक तरह से भारत की छवि इस विज़िट से सिर्फ श्रीलंका में नहीं, तो मुझे लगता है उसका एक रीजनल इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल। डॉक्टर श्वेता सिंह जी भी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। श्वेता जी, स्वागत है आपका। और सवाल यही, क्योंकि प्रधानमंत्री आज जब मौजूद हैं, कल प्रधानमंत्री की मौजूदगी और आज की प्रधानमंत्री की मौजूदगी में एक बड़ा अंतर इस बात को लेकर भी हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान से कल प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया, सर्वोच्च नागरिक सम्मान के साथ में। कल के सम्मान से पहले और आज कल के सम्मान के बाद से प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी के मायने अलग है। श्रीलंका किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करता है, उनका सम्मान कर रहा है, ये अपने आप में दिखाने के लिए काफ़ी है कि दोनों देश मौजूदा वक्त में कैसे मिलकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और भारत और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर स्वीकारता इस नए श्रीलंका में किस तरह से बढ़ती जा रही है। श्वेता जी। श्वेता जी, शायद आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी, मैं अपने पहले पैनलिस्ट से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो उन्होंने कहा कि हमें कॉन्टेक्स्ट को समझने की ज़रूरत है। एंड आई थिंक ये जो रिलेशनशिप है, जो आप ट्रांसफॉर्मेटिव रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, ये लार्जर कॉन्टेक्स्ट का एक कॉन्सिक्वेंस है। यहाँ पर मैं आपको इसमें थोड़ा सा और आगे ले जाना चाहूँगी कि जैसे भारत की जो नेबरहुड की प्रतिनीति है, उसमें नेबरहुड फर्स्ट एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है। एंड एज पार्ट ऑफ नेबरहुड फर्स्ट, श्रीलंका, मालदीव्स, बांग्लादेश,
ये बहुत अहम पहलू है। तो अगर हम अब रिलेशनशिप की देखें, तो अगर आप ये सम्मान की बात करें, ये ऑल्सो एक रिकॉग्निशन ऑफ द फैक्ट दैट भारत को रिकॉग्निशन दिया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ क्लोज प्रॉक्सिमिटी एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द आइलैंड स्टेट। मतलब ये उसका एक बहुत अहम हिस्सा है। इसको मैं एक और पहलू से आगे बढ़ाना चाहूँगी, और वो ये है कि अगर हम इंडिया श्रीलंका संबंधों को देखें और अगर हम इस विजिट को देखें, इस विजिट के कई अहम पहलू हैं: डिफेंस, इकोनॉमिक एंड ट्रेड पार्टनरशिप एंड कल्चरल रिलेशनशिप। अगर मैं कल्चरल रिलेशनशिप से शुरू करूं और अगर हम ये आज की जो विजिट देखें जो अनुराधापुरा में हो रही है, इसमें एक सिविलाइजेशनल लिंकेज की बात करना बहुत ज़रूरी है। अनुराधापुरा की जो सिटी है उसको हमें देखना पड़ेगा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में। ये हमारी उस चीज़ को संकेत करती है कि हिस्टोरिकली इंडिया एंड श्रीलंका हैव शेयर्ड क्लोज टाइज बोथ सिविलाइजेशनली एंड कल्चरली। सो अगर हम इस बात को और समझने आपको रोकना चाहेंगे, कुछ और तस्वीरें इस वक्त अनुराधापुरा से हमारे पास में आई हैं। प्रधानमंत्री मोदी आप पहुंचे हैं इस पवित्र मंदिर में, वहां की तस्वीरें आई हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया है। जो प्रमुख बौद्ध भिक्षु वहां पे उस मंदिर में मौजूद हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री की तस्वीरें और सम्मान स्वरूप प्रधानमंत्री ने उनको भेंट दी और उन्होंने भी रक्षा सूत्र के तौर पर प्रधानमंत्री की कलाई पर उस धागे को बांधा है जो विश्वास देता है। प्रधानमंत्री के साथ में श्रीलंका के राष्ट्रपति की भी मौजूदगी है, दिसानायके साहब की, और दोनों नेताओं की मौजूदगी के बीच में अनुराधापुरा के मंदिर में ये मौजूदगी ये बेहद महत्वपूर्ण, बौद्ध भिक्षुओं का तमाम महत्वपूर्ण संत समाज के तमाम लोग जिन्होंने इस पूरे मठ मंदिर को परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया। प्रधानमंत्री यहाँ पर नई शुरुआत को नए तरीके से आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री अनुराधापुरा के पहुंच चुके हैं और हम देख रहे हैं किसी बड़ी संख्या में, बिल्कुल बड़ी संख्या में वो बड़ी वहाँ मौजूद लोग उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। बेहद खास है ये तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन रहा है कि विकास भी विरासत भी, उसी को साथ लेकर आगे बढ़ते हुए कैसे हम अपने इतिहास को संरक्षित करते हुए इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं से भविष्य की सीख लेके आगे बढ़ सकते हैं, उसी की एक झलक यहाँ पर हम देख सकते हैं। जहाँ पर एक राष्ट्राध्यक्ष के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, तो वहीं उन बौद्ध भिक्षुओं के साथ भी मौजूद हैं जो पूरे विश्व को एक शांति का रास्ता यहाँ पर दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन रहा है कि किस तरह से ग्लोबल साउथ में एक तरह का संतुलन बने और एक शांति दूत के रूप में कैसे भारत अपनी वैश्विक मंच पर एक अपनी मौजूदगी दर्ज कराता हुआ, उसी की विजन की को प्रमाणित करती हैं ये तस्वीरें। और बेहद उत्साह है प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर वहाँ जो मौजूद तस्वीरों में भी हमने देखा कैसे प्रधानमंत्री झुककर तरीके से चरण वंदन कर रहे हैं बौद्ध भिक्षु जी का, और ये दिखाता है कि आप कितनी आस्था के साथ में, आप लोगों के विश्वास के साथ में खुद को जुड़ाव महसूस करते हैं। और ये सम्मान, ये एक सामान्य सम्मान नहीं बल्कि देश के 140 करोड़ लोगों की ओर से प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाने वाला सम्मान स्वरूप है जो हम इतने महान संत के प्रति वहाँ देते नजर आते हैं। तो ये दिखाता है कि साहब रिश्तों की सहजता कितनी है और हमारी जो सदियों पुरानी जो सांस्कृतिक संबंध है उसकी गहराई कितनी है। और यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए भी उमड़े हुए हैं। ये प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व की स्वीकारता श्रीलंका में भी दिखाता है कि कैसे उनके लिए लोगों में उत्साह है। लोग मोबाइल फ़ोन को लेकर उनकी तस्वीर को कैद करने के लिए मौजूद हैं और ये भेंट देना और बौद्ध भिक्षु माध्यम के द्वारा प्रधानमंत्री को रक्षा सूत्र बांधना, ये एक आशीर्वाद देना और झुककर प्रणाम करना, ये सहजता प्रधानमंत्री की दिखाता है। और कितना गहन एक भाव दिखाई पड़ रहा है, चिंतन चेहरे पे दिखाई पड़ रहा है जब दोनों ही नेता बैठ के बात कर रहे हैं एक तरीके से बौद्ध भिक्षु जी से। और ये दिखाता है कि कैसा एक जुड़ाव है। और प्रधानमंत्री ने यहाँ विजिटर बुक पर भी साइन किया है, अपनी भावनाओं को उकेरा होगा, अपनी भावनाओं को शब्द दिए होंगे कि किस तरह से वो महसूस कर रहे हैं इस पवित्र स्थान पर आकर। बिल्कुल, प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे लोकप्रिय और कद्दावर नेताओं में शामिल है, लेकिन जो उनका व्यक्तित्व का जो आध्यात्मिक पहलू है उसी की झलक हम यहाँ देख सकते हैं। बेहद प्राचीन शहर है ये अनुराधापुरा और एक बेहद समृद्ध धार्मिक और राजनीतिक इतिहास को अपने अंदर समेटे हुआ है। और यकीनन भारत और श्रीलंका के बीच जो सांस्कृतिक और जो धार्मिक संबंध हैं उन्हीं की प्रमाण हैं ये तस्वीरें जो इस वक्त हम अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री शुरू से ही
राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ जो भी उनकी हाल फिलहाल में जितनी भी उनकी यात्रा है, एक आध्यात्म जो पहलू है उनके व्यक्तित्व का, वो उनकी यात्राओं में हमेशा साफ तौर पर नजर आता है और वो भी हम यहाँ देख रहे हैं। जयश्री महाबोधि मंदिर में प्रधानमंत्री गए। महाबोधि जयश्री मंदिर जो है वो सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें उस लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है प्रधानमंत्री का वहाँ जाना। और एक बेहद पवित्र वृक्ष है यहाँ पर, जयश्री महाबोधि एक पवित्र वृक्ष है और कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध से जुड़े सबसे करीबी प्रमाणिक जीवित कड़ी है और इसकी तारीख करीबन 2 सहस्राब्दी से भी पुरानी है। और प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं, जयश्री महाबोधि मंदिर में वो प्रार्थना कर रहे हैं। साथ ही जो इसका एक कनेक्शन है गौतम बुद्ध से, जो कनेक्शन है और उसी के ज़रिए भारत से भी इसका एक गहरा संबंध है, उसी संबंध को और प्रगाढ़ता देते हुए, उसे और मजबूती देते हुए साफ तौर पर प्रधानमंत्री यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं कि जो ऐतिहासिक सदियों पुराना जुड़ाव है उसको आज नए सिरे से पुनर्स्थापित करने का एक प्रयास प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से। और ये इस लिहाज से भी खास है क्योंकि कोलंबो से करीब 205 किलोमीटर की दूरी है अनुराधापुरा की, जहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। उनके साथ में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके भी हैं और दोनों ही नेताओं ने वहां पे प्रमुख बौद्ध भिक्षु से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया है और एक तरीके से आशीर्वाद स्वरूप जो उन्होंने रक्षा सूत्र बांधा है इसके भी बहुत मायने हैं। और एक संवाद भी दोनों नेताओं का हुआ है वहाँ पे तमाम लोग जो मौजूद हैं। और इस बीच में कैसे भारत लगातार, जिसका कल जिक्र भी हुआ है कि जो धार्मिक स्थल है उनके विकास को लेकर, उनके पुनरुद्धार को लेकर भारत लगातार मदद करने को तैयार है और ये पहले भी बीते वर्षों में होता रहा है, उसको आगे बढ़ाने की जो परंपरा को आगे बढ़ाने का जो काम है वो और तेजी से किया जाएगा। और उस लिहाज से देखा जाए तो ये बेहद महत्वपूर्ण यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की न सिर्फ कोलंबो तक सीमित है बल्कि अनुराधापुरा तक प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। ये दोनों देशों की संस्कृतियों और को जोड़ने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण यात्रा, झुककर प्रणाम करना, ये भारतीय संस्कारों का एक तरीके से चित्रण है। और ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हमको इस बात की ओर इंगित करती हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वो किस प्रकार से, भले ही कितने ऊंचे ओहदे पे हो लेकिन उसका व्यक्तित्व कितना बड़ा है, उसके इस प्रकार के भाव से वो चीज़ें नज़र आती हैं। मिस्टर गोयल, आपको लगता है कि ये तस्वीरें, इसको लेकर आपके मन में पहला जो भाव आ रहा है वो किस तरह से आप रखना चाहेंगे? जी, मैं तस्वीरें देख करके पहले तो जो एक मन में एक विचार आया कि जो श्रीलंका के राष्ट्रपति जब से ये विजिट शुरू हुई है तब से लगातार उनके साथ में बने हुए हैं। ऐसा बहुत कम होता है किसी भी विजिट के दौरान, किसी भी यात्रा के दौरान, कि राष्ट्राध्यक्ष लगातार कुछ घंटे तो अलग रहेगी डेफिनेटली, कि विजिट के दौरान साथ में रहे। ये दर्शाता है कि श्रीलंका इस यात्रा को कितना महत्व दे रहा है, ख़ास तौर पर दिसानायके कितना महत्व देते हैं कि भारत और श्रीलंका के जो रिश्ते हैं वो कितना आगे बढ़ रहे हैं और कितने और ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। इसके साथ साथ एक ये विचार आता है मेरे मन में कि जो द्विपक्षीय संबंध हैं उन संबंधों को एक पूरे रीजनल कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से देखा जाए, किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, इसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने काफ़ी विचार रखे। दिसानायके ने काफ़ी, राष्ट्रपति दिसानायके ने अपने विचार रखे कि वो रीजनल स्टेबिलिटी के लिए भी कोई ऐसा काम नहीं होने देंगे श्रीलंका की भूमि से जिससे कि रीजनल स्टेबिलिटी को खतरा पहुँचे। तो मैं सब मिला करके मैं ये देख रहा हूँ कि एक ये जो यात्रा है ये ना खाली भारत और श्रीलंका के संबंधों के लिए है, ये बिम्स्टेक के लिए है, ये जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, एक जो रीजनल सिक्योरिटी है जिसमें मालदीव भी शामिल है, कोलंबो शामिल है, बांग्लादेश भी शामिल है, उनके लिए भी ज़रूरी है ये। वहाँ पर आप याद रखिए कि बैंकॉक में हालांकि इससे पहले कोई बात नहीं थी कि प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री यूनुस से या CEO यूनुस से मुलाकात करेंगे, लेकिन मुलाकात हुई जी। वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विचार भी रखे। तो ये एक जो प्लूरिलैटरलिज्म
उभर रहा है क्षेत्र में, ये एक नई दिशा में जो संबंध आगे बढ़ रहे हैं जी, उसकी तरफ इंगित करता है ये जी। और उस प्लूरिलेटरलिज्म में इस क्षेत्र में खास तौर पर जो भारत की सेंट्रलिटी है और जो भारत की सेंट्रलिटी बाकी सारे देश मानते हैं कि रहेगी, वो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बहुत बड़ा एक चेंज है ये। जी अनेजा जी, अगर हम बात करें संस्कृति की, धार्मिक धर्म और संस्कृति आधारित नीति की, तो यकीनन एक सॉफ्ट पावर के रूप में इसको देखते हैं, लेकिन जो मौजूदा वैश्विक परिदृश्य है उस लिहाज से ये तस्वीरें क्या कुछ संदेश, एक सकारात्मक सुकून भरा संदेश देती हुई नज़र आती हैं? जिस तरह से लगातार भारत जो है जो मौजूदा समस्याओं के समाधान के प्रति एक शांति दूत के रूप में जिस तरह से बात करता हुआ नज़र आ रहा है, उस लिहाज से तस्वीरें कितनी महत्वपूर्ण आपको नज़र आती हैं? जया जी, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं कि एक नया मॉडल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का, कि जैसे प्रधानमंत्री ने पहले कहा था जब वो राष्ट्रपति पुतिन से मिले थे कि दिस इज़ नॉट ए ईरा ऑफ वॉर, और साथ में हमने ये भी कहा था जब G20 की समिट हुई थी कि हम एक ब्रिज की तरह, एक पुल की तरह बनेंगे ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बीच में। तो वो दर्शाता है कि एक नया मॉडल, कॉन्फ्लिक्ट हर जगह आएंगी, डिफरेंसेस हर जगह होंगे, लेकिन उसका समाधान में सिर्फ युद्ध ही एक विकल्प नहीं है। सॉफ्ट पावर की आपने बात की, उसके अंदर डिप्लोमेसी आ जाती है, एंगेजमेंट आ जाती है, और सबसे बड़ी बात जो मुझे अब लग रही है प्रधानमंत्री के साथ खास ये कि एक जियो कल्चरल और जियो कल्चरल डायमेंशन जो है वो सामने आ रही है, जिसमें आप अपना पीपल टू पीपल कनेक्ट, स्पिरिचुअल कनेक्शंस, उसको लीवरेज कर रहे हैं एज पार्ट ऑफ योर पैकेज। तो ये एक तरह से, जैसे आपने जो सवाल किया कि ऑल्टरनेटिव मॉडल्स क्या हो सकते हैं, विश्व मित्र जैसे कहते हैं, प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि भारत एक विश्व मित्र के रूप में है, कि आपकी आर्थिक शक्ति ज़रूरी है, मिलिट्री शक्ति ज़रूरी है, लेकिन आपको उसके साथ साथ अगर समस्याएं आती हैं आपके रीजन में या आपके नेबरहुड में, उसके बियॉन्ड, तो उसके समाधान के लिए उस ताकत का कैसे इस्तेमाल किया जाए। उसका ताकत युद्ध से नहीं, और तरीके बहुत हैं, और उसमें एक स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है, जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है, वो उसको लीवरेज करने की बहुत ज़रूरत है। नया मॉडल सामने नज़र आ रहा है। जय जी। श्वेता जी, आप अपनी बात रख रही थी, उस वक्त ये तस्वीरें हमारे सामने आई थी, तो मौजूदा वक्त में अनुराधापुरा में प्रधानमंत्री की मौजूदगी की ये तस्वीरें, इसको देखकर किस प्रकार से एक नए अध्याय की शुरुआत होता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है? किस तरह से आप इस बात को आगे रखना चाहेंगे श्वेता जी? हाँ जी, मैं उसी बात को कंटिन्यू करूंगी कि अनुराधापुरा को हमें एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है। इट गोज बैक टू द हिस्टोरिकल सिविलाइजेशनल टाइज जो इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में, जिसमें बुद्धिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। तो जस्ट गोइंग बैक इन हिस्ट्री अगर हम देखें, तो अगर हम 3rd सेंचुरी BC की बात करें, तो किंग अशोका ने अपने दूत को लेकर बुद्धिज्म जो है श्रीलंका में पहुंचा। उसी तरह से अगर हम बोधि ट्री की बात करें, तो ये कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट कल्चरल सिग्निफायर्स हो जाते हैं। और अगर हम इन कल्चरल सिग्निफायर्स की बात करें, तो मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि सिविलाइजेशनल डिप्लोमेसी या जियो कल्चरल डिप्लोमेसी जो है, उसका इंटरसेक्शन जो है वो हमें देखने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप इस पहलू को थोड़ा और आगे लेकर जाएं, तो आप देखें एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी हुई है एज पार्ट ऑफ दिस विजिट, ये है कि सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें, तो सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स जो है वो रिलीजियस साइट्स का किया जा रहा है। तो उस रिलीजियस साइट्स में बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको एक स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से देखें, तो मैं देखूंगी कि इसमें एक इंटरसेक्शन है पॉलिटिक्स का, सिविलाइजेशनल लिंकेजेस का और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट का। और पॉलिटिक्स में अगर आप इकोनॉमिक कनेक्टिविटी की बात करें, एंड आई एम गोइंग बैक टू कि कल जो हमारी डिफेंस कोऑपरेशन की बात हुई है, त्रिंकोमली पोर्ट को डेवलप करने की बात कही गई है, कि ट्राइलेटरल पार्टनरशिप के तहत बात हुई है, और उसी के पहलू को आगे बढ़ाते हुए संपूर्ण और इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वी नीड टू सी इट इन सिंक विद द विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू दिस एंशिएंट सिटी ऑफ अनुराधापुरा। इस चीज़ को मैं थोड़ा और आगे लेकर जाना चाहूँगी। अगर हम देखें अपने सिविलाइजेशनल लिंकेजेस की बात में, आप देखिए कि इंडिया के पहलू से, इंडिया ने जो अपना कैनवस है सिविलाइजेशनल लिंकेजेस का, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी के साथ नहीं सीमित किया है। हमेशा इंडिया को देखा जाता था इन टर्म्स ऑफ इट्स सिविलाइजेशनल लिंकेजेस vis-a-vis द तमिल कम्युनिटी दैट हैज गॉन फ्रॉम इंडिया। बट अगर हम देखें, ये लेवरेज किया गया है, ये कैनवस को एक्सपैंड किया गया है और एक कॉम्प्रिहेंसिव सिविलाइजेशनल लिंकेजेस की बात की गई।
इसमें एक और पहलू जोड़ सकते हैं हम, जो है लिंग्विस्टिक कन्वर्जेंस, पाली और संस्कृत के बीच में। तो आई थिंक ये सारे पहलुओं को अगर हम देखें, और अगर आप देखें कि जैसे अगर जो ऑडियो विजुअल बुक्स की बात किया जाए, जो कल एज पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स विजिट और प्रेस रिलीज में भी कहा गया है, हितोपदेशा, जटाका स्टोरीज, मतलब जो कल्चरल फोक टेल्स हैं उनकी जो कन्वर्जेंस है। तो गोइंग बैक टू माई फर्स्ट पॉइंट, we have to really look at the intersection of diplomacy, politics with the historical civilizational linkages, जिसमें श्रीलंका और इंडिया की हमें हिस्टोरिकल रिलेशनशिप के तहत हमें ये पूरी पार्टनरशिप और ये पूरी विजिट को देखना आना चाहिए। तो अनुराधापुरा जो है वो सिर्फ एक कल्चरल सिंबोलिज्म का मार्कर नहीं है, वो एक डीपर हिस्टोरिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मार्कर। बिल्कुल, तो जिस तरह से जो हमारे साझेदार देश है उनकी प्राथमिकताओं को भी हम कैसे महत्व देते हैं, और जो साझा विरासत और जो साझे मूल्य हैं उनको साथ लेकर हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, इसी की एक झलक पेश करती है प्रधानमंत्री की श्रीलंका की यात्रा। एम्बेसडर गोयल, लगातार हम विभिन्न पहलुओं पर जिक्र कर रहे हैं, क्षेत्रीय राजनीति का भी अगर हम जिक्र करें, ग्लोबल साउथ की एक मुखर आवाज़ बनकर यहाँ भारत ज़रूर उभर रहा है, लेकिन अगर हम क्षेत्रीय राजनीति की तरफ नज़र डालें तो किस तरह से ये यात्रा बेहद अहम साबित होगी? जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात इस समय करी है ये, और इसी सिलसिले में जो पहले मैंने कहा था मैं उसको और थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगा। अगर हम देखें जो आजकल एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिति उत्पन्न हो रही है, उस अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में एक ताकत है जो काफ़ी उभर कर के सामने आ रही है, और वो जो है पहले यूएसए जो थी सुपर पावर, उससे पहले सोवियत यूनियन, रशियन फेडरेशन, धीरे धीरे करके वो काफ़ी डिसरप्ट हो रहे हैं। एक जो चैलेंज आ रहा है अभी, और वो जो चैलेंज है चाइना, वो हमारे ही क्षेत्र में इंडो पैसिफिक में, साउथ चाइना सीज में, हमारे अक्रॉस अवर कॉन्टिनेंटल बॉर्डर्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैलेंज बनकर के सामने आ रहा है। तो अगर उस चैलेंज को डील करना है, तो उस चैलेंज को डील करने के लिए हमें जो नए समीकरण इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे इस एरिया में, उन नए समीकरणों में दो तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो बिम्स्टेक। बिम्स्टेक जो है सारे जो क्षेत्रीय संस्थाएं हैं, कंट्रीज़ हैं, उनको साथ में ला करके एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के तौर पर, और एक प्लेटफॉर्म बन के जहाँ पर कि हम अपने समस्याओं के बारे में बातचीत कर सकें और सॉल्यूशन निकाल सकें, बिम्स्टेक। इसके अलावा जो ग्लोबल साउथ को एक नया स्वरूप दिया, एक मेरे ख्याल है उसको हायर प्लेटफॉर्म दिया कि ग्लोबल साउथ खाली साउथ कंट्रीज़ नहीं है। अगर ग्लोबल साउथ में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको कंबाइन किया जाए, उनकी जीडीपी मिलकर के ग्लोबल जीडीपी की 50% से ज़्यादा है। तो उन ग्लोबल साउथ में श्रीलंका है, बांग्लादेश है, चाइना है, सब मिलकर के एक तरह से जो नया ग्रुपिंग शुरू होगा, ये रादर देन ए कॉम्पिटिटर और ए राइवल, जो बाकी जो देश हैं उनकी महत्वाकांक्षाओं को आगे ले जाने के लिए डेवलपमेंट के तौर पर ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। और उस ग्लोबल साउथ में श्रीलंका एक बहुत अहम हिस्सा है, और इस दौरे से वो श्रीलंका को बिम्स्टेक में हो या ग्लोबल साउथ में हो या कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हो, उस समय एक नई दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है। अतुल जी, आपको लगता है कि जब नए प्रकार का जियोपॉलिटिकल सिनेरियो दुनिया में इस वक्त देखने को मिल रहा है, आपने पहले जिक्र भी किया कि कई जगहों पे, कई रीजन्स में कन्फ्लिक्ट का भी एक तरीके से हम असर देख रहे हैं लंबे समय से, भारत अपने क्षेत्र के, अपने पड़ोसियों के साथ में बेहतर तालमेल का सबसे बड़ा सूत्रधार बन के उभर रहा है। और मौजूदा इस यात्रा में देखा जाए तो वो नज़र आ रहा है, हमने बिम्स्टेक के थाईलैंड के दौरे के दरमियान भी देखा और अभी श्रीलंका के दौरे में भी। आपको लगता है कि भारत दुनिया के मौजूदा जो वैश्विक चुनौती का सबसे बड़ा जो आयाम है संघर्ष को लेकर, उसमें समाधान देता दिखाई पड़ रहा है? साहब, कैसे मिलके हम आगे बढ़ सकते हैं? विस्तारवाद नहीं, विकासवाद हमारा मूल मंत्र है। अतुल जी। अरिंदर जी, अगर हम दुनिया का ढांचा देखें तो अब हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में आ गए हैं कि ये एक यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं थी। जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ था 1991 में, उसके बाद एक तरह के एक ही पोल था, वो था यूनाइटेड स्टेट्स या वेस्ट को, कलेक्टिव वेस्ट इसको कहते हैं। उसके बाद हम मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा चुके हैं
और उस मल्टीपोलर में एक मेजर पोल, एक मेजर स्तंभ जो है वो भारत है। बाकी सिविलाइजेशन स्टेट्स भी हैं, चीन है, उधर रूस आ रहा है और शायद अमेरिका भी एक पोल बन के आएगा, ईरान आ रहा है। तो एक पावर जो है वो डिफ्यूज़ हो गई है। अब इस पर्टिकुलर पोल जो साउथ एशिया का पोल है, जिसका भारत सूत्रधार है, उसको साउथ एशिया, भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एक तरह से बांधे, एक तरह से विश्व मित्र के रूप से एक इंटरडिपेंडेंस क्रिएट हो। और अगर कोई मुसीबत आए इन देशों में, चाहे वो म्यांमार हो का भूकंप हो, चाहे श्रीलंका की जो स्थिति थी, जैसे मैंने बात की कि 2019 में जो टेरर अटैक्स हुए हैं, उसके बाद जो कोविड की स्थिति आई थी, और अब जो 2022 के अंदर जो सपोर्ट इंडिया ने प्रेजेंट की $4.2 बिलियन दे के, तो ये एक तरह से साउथ एशिया के लिए एक बिनाइन मॉडल सामने नज़र आ रहा है। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर भारत का एग्जाम्पल इस तरह से श्रीलंका में जिस तरह से प्रदर्शित किया गया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात आती है कि आपका साथ में आपने जियो इकोनॉमिक डायमेंशन में भी जाना है कि इंटरनेशनल ट्रेड है जो सी लेन्स से पास करती है, उसके अंदर भी कोई बाधा ना पड़े। तो उस हिसाब से भी श्रीलंका का रिलेशन में मॉरिशस के साथ भी हमारा प्रधानमंत्री का विजिट रहा, वो भी इम्पोर्टेंट रहा है। थाईलैंड जैसे है कि अब इनको भी एक तरह से एक कोलैबोरेशन और कोलैबोरेटिव तरीके से जोड़ना है, और जिसका स्तंभ रहेगा भारत, मल्टीपोलर वर्ल्ड का स्तंभ भारत। और इसके साथ साथ हम जो देख रहे हैं नेबरहुड फर्स्ट श्रीलंका आ रहा है उसके साथ, लेकिन और उसके बाद एक्ट ईस्ट आ रही है, दोनों का ओवरलैप हो रहा है, और जो एरिया आ रहा है वो इंडो पैसिफिक एरिया आ रहा है। तो एक तरह से बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और ये जो हम श्रीलंका का विजिट देखते हैं, इसको हम आइसोलेटेड बायलैटरल विजिट नहीं दे सकते। एक जो बड़ी तस्वीर आ रही है जिसमें भारत की एक मुख्य रोल है एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे अब सुएज कैनाल से लेकर मलाक्का स्ट्रेट तक, तो उसमें श्रीलंका और भारत का एक तरह से एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल, एक तरह से मॉडल नज़र आ रहा है आगे दिनों के लिए भी। जी, श्वेता जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। श्वेता जी, यहाँ पर मॉरिशस का जिक्र हुआ, बिम्स्टेक का जिक्र हुआ, तो कह सकते हैं कि मॉरिशस में जो सांस्कृतिक मूल्यों का विस्तार हमने देखा, साथ ही बिम्स्टेक में एक जो क्षेत्रीय सहयोग का नेतृत्व भारत करता हुआ नजर आया, और यहाँ पर श्रीलंका के साथ एक रणनीतिक साझेदारी का एक नए अध्याय पर हम लगातार बात कर रहे हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यात्रा है, वो महज एक कूटनीतिक रस्मों की तरह हमको नहीं देख सकते हैं। कह सकते हैं साफ तौर पर कि जो मौजूदा वैश्विक हालात है, उसमें जो भारत की जो बदलती वैश्विक भूमिका है, उसकी झलक भी यहाँ पर साफ नजर आती है। बिल्कुल, मैं आपसे इस बात पर बिल्कुल सहमत हूँ, और इस पॉइंट को मैं थोड़ा और आगे लेकर जाना चाहूँगी। मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि अगर हम ये कल्चरल लिंक्स और सिविलाइजेशनल लिंक्स की बात करें, तो आप इसमें देखिए मैरिटाइम नेशन स्टेट्स एक बहुत अहम हिस्सा है। तो अगर आप मॉरिशस की बात करें, सेशेल्स की बात करें, श्रीलंका की बात करें, मालदीव्स की बात करें, तो इसमें जो कल्चरल सिविलाइजेशनल लिंकेज है वो हमारी मैरिटाइम आइडेंटिटी से भी कनेक्टेड है। एंड आई थिंक अगर हम यहाँ पर मैरिटाइम आइडेंटिटी की बात करें, तो मैं आपको इसमें एक अहम कड़ी की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, जो कि है त्रिंकोमली पोर्ट डेवलपमेंट। अगर आप देखें कि भारत ने 2022 से त्रिंकोमली ऑयल फार्म्स डेवलपमेंट पे काफी फोकस किया है, और हमें इस बात में काफी आई वुड से इस बात को हाईलाइट करने की जरूरत है, क्योंकि ये त्रिंकोमली पोर्ट जो है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्ट्रेटेजिकली from the defense standpoint, and also it symbolizes a cultural civilizational linkage, क्योंकि ट्रिंकोमली पोर्ट भी एक हिस्टोरिकल साइट है। आप अगर देखें तो ट्रेड रिलेशंस की आप बात करें तो कॉलोनियल, प्री कॉलोनियल पीरियड, इन सारे अहम पहलू से और अहम फेजेस से ये जुड़ा हुआ है। तो गोइंग बैक टू माय अर्लियर पॉइंट कि अगर हम मैरिटाइम आइडेंटिटी की बात करें और मैरिटाइम आइडेंटिटी से हम सिविलाइजेशनल लिंकेजेस को जोड़ें, चाहे वो मॉरिशस की हो, चाहे वो सेशेल्स की हो, चाहे वो मालदीव्स की हो, तो आई वुड से कि यहाँ पर एक इंटरसेक्शन है जियो कल्चरल एज वेल एज जियो इकोनॉमिक। एंड अगर हम ये जियो कल्चरल एंड जियो इकोनॉमिक इंटरसेक्शन को देखें, तो यहाँ पर सार्क देश ही नहीं, बिम्स्टेक के प्रति ऑल्सो ये कन्वर्जेंस को हमें देखने की जरूरत है। एंड आई थिंक हमें ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर हम जियो कल्चरल लिंकेजेस की बात करें और उसको लेवरेज किया जा रहा है, तो अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो ये बहुत अहम स्ट्रेटेजिक मूव भी है, क्योंकि अगर हम देखें कि त्रिंकोमली पोर्ट डेवलपमेंट में अगर ट्राइपैट्रिएट रिलेशनशिप जो ये फोर्ज किया गया है बिटवीन यूएई, इंडिया एंड श्रीलंका, इट ऑल्सो नीड्स टू बी पिच्ड अगेंस्ट द डेवलपमेंट दैट इज हैपनिंग इन द हम्बनटोटा पोर्ट, जहाँ
जहाँ पर चाइना का एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट इंडिकेटर है। सो आई थिंक अगर कॉम्प्रिहेंसिवली इस पिक्चर को देखें, हम सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव से देखें, कल्चरल डिप्लोमेसी के पर्सपेक्टिव से देखें, तो हमें ये बात याद रखनी पड़ेगी कि ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट नट्स एंड बोल्ट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लार्जर स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क दैट वी हैव vis-a-vis the state's identity, the maritime identity, and also the historical relationship between all the maritime nations that we are talking about. बिल्कुल। मिस्टर गोयल, आपको लगता है कि कल्चरली जिस तरीके से या सदियों पुराने हमारे जो मैरीटाइम संपर्क रहा है वो आज वक्त की ज़रूरत के लिहाज से और नए प्रकार की स्थितियां व चुनौतियों के साथ मौजूदगी दिखा रहा है, लेकिन उस पर समस्या से समाधान की ओर आगे कैसे बढ़ा जाए इस दिशा में भी विस्तार से बातचीत हुई है और उसमें दोनों देशों की जो समझ है वो बेहतरी से आगे बढ़ती दिखाई पड़ रही है। मिस्टर गोयल जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। मैं हमेशा से इस पक्ष का समर्थक रहा हूँ कि सांस्कृतिक संबंध, जिसमें धार्मिक संबंध भी शामिल हैं, पीपल टू पीपल कनेक्ट, ये ल्यूब्रिकेंट का काम करते हैं। कोई भी मशीन हो चलने के लिए जो फ्रिक्शन पैदा होती है, उस फ्रिक्शन को दूर करने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी है और ये लुब्रिकेशन बहुत ज़रूरी है ताकि जो लोगों के मन के बीच के संदेह हैं या कुछ कई बार चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो उनको ये दूर कर सकता है ये। और इसी को देखते हुए मैं ख़ास तौर पर ये कहूँगा कि श्रीलंका के साथ पर क्योंकि श्रीलंका हमारा सबसे क्लोजेस्ट मैरीटाइम नेबर है जिससे हमारी मैरीटाइम बाउंड्रीज़ हैं, और वो जो मैरीटाइम बाउंड्रीज़ हैं, जो मैरीटाइम स्पेस है, ये इंडिया के साथ नॉट ओनली द ईस्टर्न इंडियन ओशन लेकिन निकोबार सीज़, जो कि हमारा बहुत इम्पोर्टेंट एक सी बोर्ड है, ये वहाँ पर उसका काफ़ी अहम रोल रहता है, ये बेलका स्टेट। तो अगर हमको अपना, और ये मेरे ख्याल में श्वेता जी ने सही कहा था, ये अगर हम अपनी भारत की हिस्ट्री को देखें तो जो भारत की सांस्कृतिक हिस्ट्री है, मैं साउथ एशिया की बात नहीं करूँगा, साउथ एशिया तो शुरू से एक भारत देशी या भारतीय संस्कृति रही है, ये इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन अगर भारतीय संस्कृति की बात करें, चाहे वो कैरिबियंस हो, चाहे वो अफ्रीका हो, साउथ अफ्रीका, या चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया रहा हो, इस सब में मैरीटाइम कम्युनिकेशंस, मैरीटाइम माइग्रेशन, उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो इस लिहाज से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हमें अपने संबंधों को आगे बढ़ाना है तो आगे बढ़ाने के लिए हमको अपना जो एक मैरीटाइम रोल, सेंट्रल रोल है हमारा ये, उसको, और जो हमारा एक हिस्टोरिकल रोल रहा है, चाहे वो डायस्पोरा बोल लीजिए या भारतीय संस्कृति बोल लीजिए, उनको साथ में लेकर के चलना होगा। उनको साथ में लेकर के चलेंगे तो ल्यूब्रिकेट का काम भी होगा और आगे विकास भी होगा। बिल्कुल जी। अनीजा जी, जो प्रधानमंत्री की हाल की यात्राएं हैं, हम बात करें एक्ट ईस्ट की या फिर सागर की या फिर इंडियन ओशन आउटरीच की, किस तरह से इस भारत की रणनीति का विस्तार आप देखते हैं? जया जी, ये विस्तार हम देख रहे हैं और पिछले कुछ 10 साल के अंदर ये विस्तार बहुत हुआ है। अब हम देखते हैं कि जो कंट्रीज़ हैं, जैसे गोयल जी ने बात की कैरिबियन, जहाँ पर डायस्पोरा पॉपुलेशन रही है, वहाँ तक आउटरीच रही है। हम देख रहे हैं कि पपुआ न्यू गिनी जैसी पैसिफिक आइलैंड नेशंस हैं, वहाँ पर आउटरीच हुई है और पूरे इंडो पैसिफिक में आउटरीच बढ़ी है। मॉरिशस की बात की है अभी थोड़ी देर पहले आपके पिछले प्रश्न के साथ, श्रीलंका आ गया है, बिम्स्टेक का सारा रीजन, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। तो एक तरह से भारत की जो बैंडविड्थ है, जो पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक और ख़ासकर जो कल्चरल बैंडविड्थ, उसको पूरी तरह से बढ़ावा दिया गया है। एक नई इमेजिनेशन, नए पर्सपेक्टिव के साथ भारत अब आगे बढ़ रहा है। साथ में हम बात कर रहे हैं कि एक ब्रिजिंग रोल का, एक ग्लोबल रोल का, कि हम सिर्फ अब बायलैटरल से मल्टीलैटरल और मल्टीलैटरल से अब हम ग्लोबल रोल की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये दर्शाया गया था जब हमने G20 समिट होस्ट की थी। अपना बेसिक कैरेक्टर हमने नहीं छोड़ा है कि हम ग्लोबल साउथ का ही हिस्सा हैं, लेकिन हम एक ग्लोबल रोल प्ले करने के लिए अब हम तैयार हैं और इस विज़न के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं।
चाहे वो श्रीलंका हो चाहे बाकी देशों। जो हम फॉरेन पॉलिसी की ओरिएंटेशन देख रहे हैं उसमें एक जियो कल्चरल डायमेंशन बहुत ही प्रोमिनेंट आया है, जो हमें एक यूनिक यूएसपी प्रदान करता है। अब जैसे इंडिया श्रीलंका की बात कर रहे हैं, श्रीलंका के रिलेशन चीन के साथ भी रहे हैं और देशों के साथ भी रहे हैं, लेकिन खासकर अगर चीन का रिलेशनशिप हम श्रीलंका में देखें तो एक आर्थिक और जियो पॉलिटिकल रिलेशनशिप रहा है, वो जियो कल्चरल एलिमेंट उस पर नहीं आया। ये हमें एक एक्स फैक्टर देता है, एक यूनिक आइडेंटिटी देता है, जिससे हमारे जो रिलेशनशिप बनते हैं इन देशों के साथ, नेबरहुड हो या उसके आसपास, उसमें एक यूनिक आइडेंटिटी पैदा होती है जो कोई और जिसका हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो मेरे को लगता है ये यूनिक रिलेशनशिप में अगर हम और लेयर ऐड करते हैं जियो कल्चरल की फाउंडेशन के ऊपर, जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक, तो हमारा जो आउटरीच है, जो इम्पैक्ट है और इन्फ्लुएंस है एज वी ग्रो, वो बढ़ रहा है। और इसी विजन के साथ हम देख रहे हैं हम आगे बढ़ रहे हैं। जी डॉक्टर श्वेता सिंह जी, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के मौजूदा अनुराधापुरा की इस यात्रा के दरमियान डेवलपमेंट का भी एक बड़ा पुश देखने को मिलेगा, जिसमें रेलवे को तरीके से पुश देखने को मिलेगा? और आपसे कुछ देर बाद वो तस्वीरें भी हम तक पहुंचेंगी जहां पे नई रेलवे लाइन की शुरुआत होगी, तो नए सिग्नलिंग सिस्टम को भी प्रधानमंत्री एक तरीके से शुरुआत करेंगे। ये भारत की मदद से श्रीलंका के लोगों के लिए एक उपहार के तरीके से कहा जा सकता है? जी बिल्कुल। अगर हम डेवलपमेंट असिस्टेंस की बात करें तो इंडिया का जो ये नॉर्मेटिव पावर का स्टेटस है, या जो ब्रिज बिल्डिंग रोल का आप बात कर रहे हैं, या जो विश्व गुरु वाली आप बात कर रहे हैं, उसमें इंडिया का नॉर्मेटिव और आइडिएशनल एलिमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट ओरिएंटेशन है इसकी फॉरेन पॉलिसी में। इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं और इसको डेवलपमेंट असिस्टेंस के स्टैंड पॉइंट से देखें तो रेलवे प्रोजेक्ट को आप कनेक्टिविटी इनिशिएटिव से देखिए, हम किस तरह से इसका कनेक्टिविटी के पहलू से हम इसे देख रहे हैं। ऑल्सो कनेक्टिविटी में भी एक सिविलाइजेशनल और स्पिरिचुअल लिंकेज है। फॉर इंस्टेंस अगर हम बुद्धिस्ट सर्किट की बात करें और अगर हम देखें कि कनेक्शंस जो फॉर इंस्टेंस बोध गया के साथ इस्टेब्लिश हुए थे, तो रेलवे प्रोजेक्ट जो हम अनुराधापुरा में बात कर रहे हैं उसमें भी एक जियो कल्चरल सिग्निफिकेंस है। वन सेकेंड, अगर हम बात करें तो इंडिया जो है, अगर डेवलपमेंट असिस्टेंस के पहलू से बात करें, इंडिया हैज बीन द फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू इट्स नेबर्स एंड स्पेशली द स्मॉलर नेशंस, बी इट इन द टाइम ऑफ कोविड डिप्लोमेसी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, या अगर कोई भी डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट हो उस पहलू से बात करें। डेवलपमेंट असिस्टेंस ऑल्सो हमें देखना होगा फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ लाइवलीहुड एंड हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स जो हैं हमारे डेवलपमेंट असिस्टेंस का बहुत एक अहम हिस्सा रहे हैं। इसका एक और कनेक्टेड पहलू है जो है डेथ रिस्ट्रक्चरिंग एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस। अगर हम चाइना के वीज़-वी देखें तो चाइना जो है लोन्स देता है, और इंडिया की अगर हम बात करें तो ये डेवलपमेंट असिस्टेंस है विद अ वेरी डिफरेंट अप्रोच फ्रॉम द चाइनीज अप्रोच। तो यहाँ पर अगेन वो जो पहलू है ऑफ डीप जियो कल्चरल, जियो इकोनॉमिक, जियो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, उसका इंटरसेक्शन आ जाता है। एंड ये डेवलपमेंट असिस्टेंस को हमें इंडिया के स्टेट आइडेंटिटी के रूप में देखना पड़ेगा, जहाँ पर श्वेता जी आपको रोकेंगे। तस्वीरें इस वक्त हमको सीधे अनुराधापुरा के रेलवे स्टेशन के से मिल रही हैं, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके जी के साथ में। और जिस रेलवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की हम बात कर रहे थे उसकी तस्वीरें भी हम तक पहुंचेंगी, और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम अनुराधापुरा श्रीलंका से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर एक रेलवे एक ट्रेन की शुरुआत करेंगे और साथ ही साथ किस प्रकार से सिग्नलिंग सिस्टम की भी शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। ये तस्वीरें इस वक्त अनुराधापुरा से सीधी आपके सामने, और ये जो आज शुरुआत होने वाली है ये माहो ओमनथाई ज़िले के बीच से रेलवे लाइन का शुरुआत होगी, और ये कुरुनगेला, अनुराधापुरा और वबुनिया 3 ज़िलों से होकर गुजरेगी। लगभग 128 किलोमीटर की ये लाइन है। भारत की ओर से 2720 करोड़ रुपए, लगभग $318 मिलियन का एक ऋण सहायता दी गई थी। उसके बाद ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार हुआ है और जिसकी शुरुआत आज होने जा रही। प्रधानमंत्री यहाँ पे अब हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे, और ये शुरुआत जो उद्घाटन पट्टिका है, दोनों ही नेता मिलकर इसकी शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके इस उद्घाटन इसको करते हुए, और निश्चित तौर से ये ऐतिहासिक लम्हा जब दोनों देशों की दोस्ती के साथ श्रीलंका की आवाम के लिए बेहतरी के ये पल दिखाई पड़ रहे हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने अनुराधापुरा में माहो ओमनथाई रेल लाइन का उद्घाटन किया, और माहो अनुराधापुरा रेलवे स्टेशन पर सिग्नल सिस्टम का शिलान्यास भी वो करने जा रहे हैं। श्रीलंका के माहो ज़िले से ओमनथाई ज़िले के बीच ये रेल लाइन नॉर्दर्न रेलवे लाइन का 128 किलोमीटर लंबा हिस्सा है, और ये श्रीलंका के कुरुनगेला, अनुराधापुरा और
ववुनिया ज़िलों से होकर गुजरती है। वहाँ की कनेक्टिविटी को बढ़ाने का लगातार ही प्रधानमंत्री का कनेक्टिविटी पर जोर रहा है और उसकी एक झलक यहाँ पर भी हम देख सकते हैं। इस रेलवे लाइन के आधुनिकीकरण और सुधार के लिए कई परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री ये जो ट्रेन है इसके आगे दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज भी हैं, जहां पे भारत का तिरंगा और श्रीलंका का राष्ट्रीय ध्वज भी है। ये दोनों देशों की मित्रता का एक नायाब नमूने के तौर पे कह सकते हैं, उदाहरण है कि कैसे दोनों देश मिलकर वहाँ की आवाम की जिंदगी को बेहतर, ईज ऑफ लिविंग का जो मंत्र प्रधानमंत्री मोदी भारत में देते हैं वो वहाँ के लोगों की जिंदगी में कैसे बेहतरी से आ सकता है, संपर्क कनेक्टिविटी को बेहतरी से बढ़ा सकते हैं, लोगों की जिंदगी के समय को कनेक्टिविटी के आधार पे बेहतर से पहुंचाएं, यानी लोगों के जीवन के समय को अन्य कामों में इस्तेमाल कर सकें। इस दिशा में भारत का ये प्रयास उन तमाम जिलों के लोगों के लिए बेहतर होगा जिन 3 जिलों से ये रेल परियोजना निकल के जा रही है। लोगों का समय बचेगा इस बेहतर आवागमन के साधन से, जिसका वो और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। लोगों की मौजूदगी जो ट्रेन के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, दोनों देशों के झंडे उनके हाथों में दिखाई पड़ रहे हैं और दोनों नेता उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति दिसानायके इस समय उन्होंने हरी झंडी दिखाई इस नई रेल को और रेल परियोजना की यहाँ पे शुरुआत हुई है, जिसका जिक्र जया आप कर रही थी। और यहाँ पर भारत ने ना सिर्फ वित्तीय सहायता बल्कि टेक्निकल असिस्टेंस, टेक्नोलॉजी, तकनीक का दान भी किया है। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड इस खंड के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है और इस परियोजना के लिए भारत ने $318 मिलियन यानी करीब 2,720 करोड़ रुपए का ऋण भी मुहैया कराया है। तो जिस तरह से श्रीलंका में जो विकास परियोजनाएं रही हैं उसमें भारत का अहम योगदान है, उसी की एक झलक हम यहाँ देख सकते हैं कैसे यहाँ पर प्रधानमंत्री ने अनुराधापुरा में रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। दोनों देशों की मित्रता, दोनों देशों के बढ़ते सहयोग, बढ़ते विश्वास की एक बेहद खूबसूरत झलक पेश करती है ये तस्वीरें। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं और उनके साथ में श्रीलंका के राष्ट्रपति की मौजूदगी और यहाँ पे भारत के सहयोग से जो रेलवे की परियोजना की शुरुआत की गई है, उन्नत सिग्नलिंग व्यवस्था को जो दिया गया है, इसमें भारत की जो तकनीकी महारत है वो भी एक तरीके से श्रीलंका के सहयोग में जाती नजर आएगी। और बड़ी संख्या में लोग रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं। अनुराधापुरा का ये रेलवे स्टेशन जो प्रधानमंत्री को एक तरीके से देखने के लिए वहाँ पे लोगों की मौजूदगी और लोग खुश मिजाजी के साथ में प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने भी उन सभी के अभिवादन को स्वीकार किया। ये दिखाता है किस प्रकार से अनुराधापुरा जब पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी तो बड़ी संख्या में जो स्थानीय लोग हैं उनके बीच भी इस बात को लेकर आकर्षण है कि भारतीय प्रधानमंत्री उनके बीच आए हुए हैं, जहां पर एक तरीके से रीजनल कनेक्ट के लिहाज से रिलीजियस कनेक्ट और कल्चरल कनेक्ट तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन डेवलपमेंटल पुश भी साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए मौजूद हैं। लोगों के हाथों में दोनों देशों के झंडे हैं। साथ ही साथ लोग फ़ोन से प्रधानमंत्री की एक तस्वीर को कैच करने की, कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, कैद कर लेना चाहते हैं। और ये प्रधानमंत्री के जो व्यक्तित्व है वो दिखाता है कि कैसे लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं उनकी एक झलक देखने और उसको पाने के लिए। और ये प्रधानमंत्री के दौरे में हमने अक्सर हर जगह देखा गया कि लोग आते हैं और आतुर होते हैं प्रधानमंत्री को अपने मोबाइल में कैद कर लेने के लिए। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक है यहाँ पर, और यहाँ पर सबसे प्राचीनतम नगरियों में से है अनुराधापुरा। लेकिन कैसे वो विकास की इस राह पर आगे बढ़ रही है इन रेल की पटरियों के जरिए, उसकी झलक हम देख रहे थे। और इसी का स्वागत करने के लिए वहाँ पर मौजूद वहाँ के स्थानीय निवासी पहुँचे हैं, क्योंकि एक तरह का उपहार यहाँ पर भारत की तरफ से श्रीलंका को दिया जा रहा है और उसका स्वागत करते हुए, उसका धन्यवाद देते हुए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और प्रधानमंत्री ने भी उनका अभिवादन स्वीकार किया। अगर हम बात करें भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की, अगर हम बात करें या फिर भारत के महासागर विजन की, दोनों में ही श्रीलंका का एक विशेष स्थान है। और ये 3 दिवसीय जो श्रीलंका की यात्रा है, भारत और श्रीलंका के जो आगे बढ़ते संबंध है, जो भविष्य की तैयारी है, उस लिहाज से बेहद खास है। बिल्कुल जय, जिस बात का जिक्र आपने पहले किया था कि विरासत भी विकास भी, वो साफ तौर से दिखाई पड़ता है। कुछ देर पहले हमने विरासत का एक नायाब उदाहरण देखा कि जब प्रधानमंत्री अनुराधापुरा के प्रसिद्ध मंदिर में पहुंचते हैं और विकास की अब डगर पे कदम ताल करके दोनों देश आगे बढ़ने को तैयार है।
ये दिखाता है कि हम अपने ऐतिहासिक संबंधों से मौजूदा व्यवस्थाओं में आगे बढ़ने के लिए तैयार दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बहुत जल्द वापस आते हैं और हम मेहमानों से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि आखिर किस तरीके से विरासत और विकास के जो हमें तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं इस वक्त श्रीलंका से, वो दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाइयां देंगे। इस विषय पे होगी विस्तार से बात लगातार छोटे से ब्रेक के बाद। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सांझी विरासत नया अध्याय, और हम लगातार तस्वीरों में देख रहे हैं प्रधानमंत्री श्रीलंका के अपने दौरे के अंतिम चरण में। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने जो अनुराधापुरा है वहाँ पर नई रेलवे लाइन और सिग्नलिंग सिस्टम का शिलान्यास किया, शुभारंभ किया। बेहद बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग पहुँचे उनका स्वागत करने के लिए और धन्यवाद देने के लिए। प्रधानमंत्री की श्रीलंका की यात्रा कई मायनों में बेहद खास है। वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती मौजूदगी और ग्लोबल साउथ की आवाज़ को और मुखरता से रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका की यात्रा नए अध्याय, नए आयाम कायम कर रही है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, जो लगातार हम बात करें कि किस तरह से ये यात्रा और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तमाम तरह की चीज़ें जो इस वक्त वैश्विक परिदृश्य में जो मौजूदा चुनौतियां इस वक्त हम देख रहे हैं उस लिहाज से। अनेजा जी, लगातार आपने G20 का भी जिक्र किया। हमने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री भारत ने कैसे G20 का जो सफल आयोजन किया, उसके बाद से हम कह सकते हैं ये तमाम जो यात्रा प्रधानमंत्री की रही हैं वो 2024 की G20 के अध्यक्षीय कार्यकाल के बाद जो भारत की जो वैश्विक भूमिका रही है उसको और ज़्यादा पुख्ता जोर से प्रमाणित करती हुई नजर आती है। जया जी बिल्कुल, क्योंकि उस G20 मुझे लगता है G20 समिट एक बेंचमार्क थी जहां पर भारत का विजन और दृष्टिकोण पूरी तरह से सामने रखा गया था। अब उसके बाद जिसको कहते हैं ना वॉकिंग द टॉक, उसके बाद जो है हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री की जो यात्राएं हुई हैं, चाहे वो देखा जाए रूस प्रधानमंत्री गए हैं इलेक्शंस के इमीडिएटली बाद, फिर उसके बाद यूक्रेन गए हैं, US गए हैं। तो एक तरह से एक ग्लोबल स्केल पे भारत एक खेलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन उस पूरे जो फ्रेमवर्क के अंदर दो जो डॉक्ट्रिन्स हैं, नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी, वो सामने बिल्कुल नज़र आ रही हैं। और तीसरी बात जो है ग्लोबल साउथ की एंगेजमेंट। ये तीनों वर्टिकल्स के ऊपर भारत की जो एक तरह से प्रधानमंत्री की खासकर अपनी यात्राएं हैं, ये उसको प्रमाणित करते हुए नज़र आ रही हैं। और हम एक विज़िट को सेपरेटली ही दे सकते हैं, एक इंटीग्रेटेड पिक्चर बन के आ रही है कि भारत का, जिसको भारत का राइज कहेंगे, विकसित भारत की तरफ हमें जाना है, और साथ साथ राइज ऑफ एशिया भी उसके साथ साथ ही जुड़ा हुआ है। तो एक बड़े विजन के साथ हमारी एंगेजमेंट्स बढ़ रही है, खासकर नेबर्स के साथ। तो हम देख रहे हैं अभी जो बिम्स्टेक की मीटिंग हुई है, मॉरिशस यात्रा हुई है, और अब ये श्रीलंकन यात्रा हुई है, उसमें वही पॉइंट्स बार बार रीइंफोर्स होके आ रहा है कि भारत एक राइजिंग पावर तो है लेकिन एक बिनाइन पावर भी साथ साथ है जी। तो और बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया अनेजा जी हमारे साथ जुड़ने का, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। और यहाँ पर हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर गोयल, आपसे पूछना चाहेंगे, जो तस्वीरें अभी हमने देखी, जिस तरह से रेलवे लाइन का शुभारंभ यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, यहाँ पर आज भारत जिस तरह से अपने पड़ोसी राज्यों के संरचनात्मक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए जो योगदान यहाँ पर दे रहा है वो भी तारीफ की काबिल है। साथ ही जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह से ये जो रेलवे है, जो ट्रेन है, जो कनेक्टिविटी पर जोर साफ तौर पर दिखा, उसकी भी एक झलक प्रदान करता है। और यहाँ पर भारत की ओर से ना सिर्फ वित्तीय बल्कि टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया गया है। किस तरह से इसको देखते हैं आप? देखिए, दो चीज़ें हैं। भारत इस तरह की तकनीकी मदद, टेक्निकल असिस्टेंस, इकोनॉमिक असिस्टेंस, डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट असिस्टेंस काफ़ी सालों से देता आ रहा है। मेरे को डिप्लोमेटिक करियर में 40 साल से ज़्यादा मैंने लगाए हैं, तो शुरू से मैं देखता आ रहा हूँ कि हमने काफ़ी सहायता दी। लेकिन एक चीज़
जो मेरे को थोड़ा परेशान करती रही उन 40 साल में पूरी तरह से, कि हम लोग शुरू करते थे या करते रहे हैं, शुरू किया और उसके बाद में एक चीज़ करके दूसरी चीज़ करी और फिर सडनली देखा कि वो एक जो एंथुजियाज्म था या डायनेमिक्स थी वो थोड़ी सी ढीली पड़ गई है। तो एक तो मैं ये कहूँगा कि मेरे को उम्मीद ये है कि जो हमने ये एक नया सफ़र शुरू किया है रेल का श्रीलंका के साथ में जी, कि सफ़र खाली बस अनुराधापुर तक ही ना रुक जाएगी, इसको आगे बढ़ने की ज़रूरत है ताकि हमारे संबंध आगे बढ़ते रहें, मजबूत होते रहें। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ थोड़ी सी डाइसी है कहना, पता नहीं सही है, लेकिन क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल डिप्लोमेट हूँ और मैं ये देखता रहा हूँ, अब मुझे अभी तक 60-70 का दशक याद है जब भारत एक नॉन लैंड पावर के तौर पर एक अंग्रेजी में कहते हैं कि पंचिंग अबव द वेट, वी वर पंचिंग अबव द वेट। हमारी जो टोटल इकोनॉमिक कैपेसिटी, पॉलिटिकल कैपेसिटी, वो हमारे स्टेटस से काफ़ी नीची रही और इसकी वजह से हमको ये भी देखना पड़ा कि हम जितना कहते थे या करना चाहते थे जी, उतना कर नहीं पाते थे। अब मैं समझता हूँ कि हमारी जो कैपेसिटी है, चाहे हम अपनी आर्थिक ताकत की बात कर लें या हम अपनी पॉलिटिकल कैपेसिटी की बात कर लें, उसमें संस्कृति भी शामिल हो जाती है अब ये जी, तो हम अब जो है इस स्थिति में आ गए हैं कि जो कह रहे हैं या जो करना चाहते हैं उसको आगे ले जा सकें। तो श्रीलंका की विजिट के बाद में, बिम्स्टेक की मीटिंग के बाद में, G20 की मीटिंग के बाद में, इमर्जेंस ऑफ ग्लोबल साउथ, अब मैं जो देखता हूं कि भारत एक केपेबल ग्लोबल लीडर के तौर पर एक सामर्थ्य पावर के तौर पर आगे बढ़ेगा और वो मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात हो। बिल्कुल। श्वेता जी, आपको लगता है कि जो बात मिस्टर गोयल कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है कि मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में भारत ने अपनी एक बृहद रोल अदा करना शुरू किया है और ये रोल विकासात्मक सहयोगात्मक रवैये के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसकी तस्वीरें अभी हम अनुराधापुरा से भी देख रहे हैं, जहाँ पे विरासत और विकास के साथ साथ दर्शन हो रहे हैं और भारत की यही मूल मंत्र शायद बाकी देशों के मुकाबले भारत को एक अलग अलहदा करता है और उसके प्रति दुनिया के देशों में विश्वास पैदा करता है। श्वेता जी। मैं बिल्कुल एम्बेसडर गोयल से सहमत हूँ कि इंडिया इज नो लॉन्गर एन एम्बिवेलेंट पावर। जो वो बात कर रहे हैं पुराने दशकों की, इंडिया वाज प्लेइंग अ वेरी एम्बिवेलेंट रोल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स कैपेबिलिटीज। अभी वो आगे बढ़कर इन टर्म्स ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ इट्स मटेरियल कैपेबिलिटीज उसको दर्शा रहा है एंड वहीं पर आ जाती है। फॉर इंस्टेंस, अगर हम इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट की फ्रेमवर्क की बात करें या महासागर फ्रेमवर्क की बात करें, द होल कॉन्टेक्स्ट ऑफ कन्वर्जेंस बिटवीन मटीरियल एंड आइडिएशनल, जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है इंडियन ओशन रीजन में या बे ऑफ बंगाल रीजन में या इंडो पैसिफिक रीजन में, या इंडियाज आइडिया ऑफ रीजन इटसेल्फ हैज एक्सपैंडेड। हम सिर्फ साउथ एशिया तक की बात नहीं कर रहे हैं, हम अगर बिम्स्टेक की बात करें तो हम लार्जर एशिया की बात कर रहे हैं, हम अपना रिलेशनशिप सेंट्रल एशिया में भी एक्सपैंड कर रहे हैं एंड इस सब को हमें एक स्केलार लेवल पे देखना पड़ेगा जहां पर इंडिया अपनी ग्लोबल आइडेंटिटी को नर्चर कर। And I think I'm going to go back and say कि अभी कुछ मिनट पहले श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने ट्वीट करी है जो 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो के बारे में, जैसे संपूर के बारे में प्रोजेक्ट की बात हुई है, सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हुई है, कोल्ड स्टोरेज की बात हुई है। तो डेवलपमेंट असिस्टेंस विद इन द लार्जर फ्रेमवर्क ऑफ कनेक्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को लेकर। एंड अगर हम इंडिया के पहलू से बात करें तो ये एक जो आइडेंटिटी की हम बात कर रहे हैं, इंडियाज आइडेंटिटी ऑन द ग्लोबल स्केल, उसको ये दर्शाता है। एंड आई थिंक वी हैव टू वेट एंड वॉच इन टर्म्स ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ दिस ऑन ग्राउंड। एंड यहाँ पर बात आ जाती है कि आई वुड अग्री विद एम्बेसडर गोयल कि वी डोंट जस्ट स्टॉप विद अनुराधापुरा एंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, इसको एक्सपैंड करने की जरूरत है। एनर्जी सिक्योरिटी पार्टनरशिप को और एक्सपैंड करने की जरूरत है एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वी हैव टू पेशेंटली जस्ट वॉच। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक बेहद स्पष्ट दीर्घकालिक रणनीति के साथ भारत यहाँ पर आगे बढ़ते हुए सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक वैश्विक खिलाड़ी के तौर पर उभरता हुआ, अपनी बात रखता हुआ बहुत मजबूती से। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास मेहमान में और चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश कुमार गोयल जी भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास कार्यक्रम में और चर्चा करने के लिए। बिल्कुल। तो लगातार प्रधानमंत्री का श्रीलंका का दौरे का 3रा दिन था और लगातार तस्वीरों को भी हमने आपको दिखाया। अब प्रधानमंत्री श्रीलंका से जब रवाना होंगे तो रामेश्वरम पहुंचेंगे और जिसका जिक्र हम अपने मेहमानों से चर्चा में भी कर रहे हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है अपने आप में, कैसे
कोलंबो से अनुराधापुरा तक और उसके बाद में वहाँ से अब रामेश्वरम तक की यात्रा, वहां पर भी विकास और विरासत के दर्शन होंगे और प्रधानमंत्री की इस यात्रा से जुड़ी पल पल की तस्वीर हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस विशेष प्रस्तुति में फिलहाल बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी जया, हम दोनों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।